नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को पुनः नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों की, शेड्यूल्स हम पढ़ेंगे और सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सभी को मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में ही याद कराता हुआ चलूँ। हालांकि आज बच्चों की डिमांड थी कि आप लिख कर पढ़ाइएगा, तो मैं आज लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास में ही याद करा दूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोगों को समय कम मिल पाता है याद करने का, रिवीजन करने का। तो मेरा उद्देश्य, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं सारी चीज़ें आपको क्लास में ही कराता हुआ चलूँ। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो हम लोग बात करेंगे आज अनुसूचियाँ, और अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। कितनी अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कितनी हैं, ठीक है, पहले कितनी थी, कौन सी कब जोड़ी गई, सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स में बताता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर शेड्यूल्स की बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे संविधान की, तो हमारा संविधान कब बना था? चलिए बताइए जल्दी से कि सर हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? तो आप जानते ही होंगे कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। बता सकता है क्या कोई बच्चा कि हमारा संविधान बना कब था, बना कब था? तो आप कहेंगे हमारा संविधान बना था 26 नवंबर। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, यही तो हमारा है। लेकिन लागू कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय, जिस समय संविधान हमारा लागू होता है, उस समय अगर मैं बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थीं और कुल आर्टिकल्स कितने थे? तो आप लोग बता देना सर, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को कुल आर्टिकल कितने थे? कुल आर्टिकल पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर 395 थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे। शेड्यूल अगर पूछी जाती तो आप कह सकते थे सर शेड्यूल्स कितनी थी? तो शेड्यूल्स मेरे लाल 8 हुआ करती थी। और बेटा भाग कितने थे? भाग यानी कि पार्ट कितने थे? तो पार्ट थे मेरे बच्चे 22। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सर वर्तमान क्या स्थिति होगी। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान स्थिति हमें पता है कि सर वर्तमान स्थिति 470 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? अनुसूचियां जो आज हमें पढ़नी है, अनुसूचियां हैं भैया 12, और पार्ट कितने हैं? पार्ट कितने हैं? 25 पार्ट्स, ठीक है जी। तो आज हम लोग अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि सर अनुसूची 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। इस पर मैं चर्चा करता हुआ चलूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए हम लोग बात करते हैं तो अनुसूची 1 की कि सर शेड्यूल 1 क्या कहता है, ठीक है जी। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? अनुसूची 1 क्या कहती है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची। कौन कौन बच्चा बताएगा मुझे पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची, इसमें लिखा हुआ है कि सर जो पहली अनुसूची होगी इसमें किस चीज़ का प्रावधान है? तो पहली अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है? जैसे कि हमारे भारत की अगर मैं बात कर लूँ तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका एरिया, उनका क्षेत्र, जितना भी क्षेत्रफल है वो सारा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका जिक्र कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर भारत संघ एवं क्या हो जाएगा बेटा? उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन कि कितने राज्य होंगे, राज्य क्षेत्र का वर्णन, ठीक है जी। कि भाई बेटा ये तो हो गई दिखावटी भाषा, आपको ये भाषा नहीं समझनी है, आपको समझना ये है कि पहली अनुसूची में 28 तो राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य को हम इंग्लिश में स्टेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश को हम यूटीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट। कि सर पहले ये बताइए जल्दी से, कि जल्दी से बताएंगे, लिखते रहिएगा, बिल्कुल लिखते रहिएगा कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 राज्य, 28। कौन सी अनुसूची में लिखा है? अनुसूची 1। अनुसूची 1 किससे संबंधित है? कि भारत राज्य और उसके संघ क्षेत्रों से संबंधित है। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे अगर इंडियन टेरिटरी की बात करें तो इंडियन टेरिटरी में स्टेट्स कितने आ जाते हैं? तो आप कहेंगे 28। यूटीज कितनी हो जाती हैं? तो आप कहेंगे बेटा, तो आप कहेंगे 8, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर सेकंड अनुसूची की। किसकी? सेकंड शेड्यूल की। सर दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची क्या कहती है? तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं बेटा सेकंड अनुसूची, ठीक है जी। सेकंड अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि सर जो दूसरी अनुसूची है इसमें किस किस को पेंशन, वेतन वगैरह दिया जाएगा? जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति जिसे उपराष्ट्रपति हम लोग कहते हैं, कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, इन्हें क्या दिया जाएगा मेरे लाल? वेतन दिया जाएगा। कि सर वेतन कहां, कौन सी
अनुसूची में दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे सर, क्या यहाँ पर कहेंगे? तो आप कहेंगे सर अनुसूची 2 किससे संबंधित होगी, अनुसूची 2 में किसका प्रावधान है? तो बेटा इसमें वेतन वगैरह दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। क्या दिया जाता है? सैलरी। बिल्कुल बेटा, इंग्लिश में भी लिखूंगा तो यहाँ पर किसका प्रावधान है? वेतन का। किसका? वेतन, जिसे हम सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सैलरी। तो आप कहेंगे सर अनुसूची 2 के तहत क्या दिया जाता है? सैलरी। अब इसमें सैलरी किसको मिलती है? राष्ट्रपति को मिलती है। किसको मिलती है? राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। हम बात करेंगे स्पीकर की। स्पीकर आप लोग जानते ही हैं किसे बोलते हैं? स्पीकर हुआ, डिप्टी स्पीकर हुआ। क्या हुआ? डिप्टी स्पीकर हुआ। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? देखिए इसे हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्या बोलेंगे स्पीकर को? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष। तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो वेतन दिया जाता है वो कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो आप बता देना सर अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति को, किसको बेटा? राज्यसभा के सभापति, सभापति एवं उपसभापति, एवं उपसभापति। अब उपसभापति कौन होगा? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सभापति कौन होता है। तो सभापति बेटा आप जानते ही हैं, इसे हम चेयरमैन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो आप क्या लिख सकते हो कि बेटा इसको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, क्या लिख सकते हैं हम इसको? डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर अनुसूची 2 में किसका प्रावधान होगा? तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिसको मैंने यहां पर चेयरमैन लिख दिया है। तो आप जानते हैं ये सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। ठीक है, किस किस को और वेतन मिलेगा यहां पर? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस हो गए। क्या हो गए बेटा? जजेस हो गए, इनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है बेटा, और किसको वेतन दिया जाता है? जैसे कि आप कहेंगे सीएजी, कैग, कैग जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है जी, महालेखा परीक्षक कि बेटा किस किस को वेतन दिया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनुसूची 2 के तहत वेतन मिलता है। कि सर अनुसूची 2 में किसका प्रावधान है वेतन का? अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का। कि सर कितने स्टेट अनुसूची 1 में? 28। कितने यूटीज हैं? 8। वर्तमान में बात करें राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो आप कहेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर इन्हें 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इन्हें 4 लाख रुपए मिलते हैं। कितने बेटा? इनको 4 लाख रुपए मिलता है। कितना? 4 लाख रुपए मिलता है। अब सभापति की भी बात करेंगे तो इन्हें भी बेटा कितना? 4 लाख रुपए मिलता है। कितना? 4 लाख रुपए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 मिलता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है, अन्य न्यायाधीशों को 2 लाख कितना? 2,25,000 मिलता है। चलिए ऐसे ही आप लोग याद रखना कि सर राष्ट्रपति का वेतन कौन सी अनुसूची के तहत मिलता है? तो आप कहेंगे 2। राज्य लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 2 के तहत, राज्यसभा के सभापति उपाध्यक्ष उपसभापति को अनुसूची 2 के तहत। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को वेतन कौन सी अनुसूची में मिलता है? 2 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर अनुसूची आप कहेंगे सर किसके? तो आप बता देना 2। अब कैग का पद कहां से लिया गया? एक बच्चा बता रहा है, तो आप कहेंगे सर कैग का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। आगे बात करते हैं कि अनुसूची 3 क्या कहती है? आर्टिकल, ये यहां पर हम बात कर रहे हैं अनुसूची 3 की। किसकी? अनुसूची 3 की। सर अनुसूची 3 में क्या लिखा है? यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं शेड्यूल, अगर मैं बात करूंगा शेड्यूल 3 की कि सर इसमें क्या लिखा है? अनुसूची 3 की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। क्या है? शपथ। अब यहां पर बेटा किसका वर्णन है? शपथ का प्रावधान होगा। शपथ यानी कि ओथ। कि सर कौन कौन अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कैग है। ठीक है, इनके जो न्यायाधीश, जैसे कि अगर मैं बात करूं शपथ, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस कौन सी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। और अगर बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, मंत्री हुए, मंत्रियों द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है, मंत्रियों द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है। मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, मिनिस्टर्स, ठीक है जी, मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर्स हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो कौन हो बेटा। राज्यपाल का वेतन बेटा, हाँ राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, 3.5 लाख रुपए है। ठीक है जी, लिख लेंगे ये सारी चीजों को आप लोग, मैं सेलेक्टेड चीजें ही बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस किस अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करेंगे? अनुसूची 3 के तहत। मंत्री द्वारा जो शपथ ली जाती है वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ ली जाती है। ये मंत्री किसके हो सकते हैं? ये यूनियन मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है जी, राज्य और संघ मंत्री। ठीक है जी, स्टेट्स मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यूनियन मंत्री हो सकते हैं, जिन्हें हम केंद्रीय मंत्री भी बोलते हैं, स्टेट मंत्री भी बोलते हैं, राज्य मंत्री भी बोलते हैं। तो ये किस अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करेंगे? तो ये अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। विधायक हो गए, विधायक,
विधायक हो गए, विधायक को हम क्या बोलते हैं? एमएलए, एमएलए एवं एमएलसी, एमएलए एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सांसद हो गए, कौन हो गए बेटा? सांसद। सांसद कौन सी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करेंगे? तो सांसद को हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप कहेंगे सर चाहे वो एमपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो, इनको शपथ अनुसूची 3 के तहत ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहां पर और बात करें जैसे कि सीएजी हो जाता है, कैग हो जाता है, कैग भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सैलरी 7 लाख किसने पढ़ा दिया आपको? 7 लाख अंशु दुबे। कहां से पढ़ लिया कि राष्ट्रपति की सैलरी 7 लाख होती है? कहां से पढ़कर आए हैं? चलिए लिख लेंगे यहां तक सारी चीजें। चलिए बेटा, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। अब हम लोग बात करते हैं सर अनुसूची 4 की। चलिए अभी मैं बात करूंगा सर अनुसूची 4 क्या कहती है। अनुसूची 4 यानी कि शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 कि सर अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 4 कहती है कि सर हर राज्य में राज्यसभा में सीटें जाएंगी, हर राज्य से राज्यसभा में सीटें जाएंगी। चलिए अब जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, मैं आप लोगों से बात कर, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है? हालांकि ये तो संसद का टॉपिक था, पार्लियामेंट का टॉपिक था, फिर भी मैं बता देता हूं। लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, स्थायी परमानेंट हाउस कहते हैं, जिसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीजों को लेकर, सारी चीजों को लेकर मैं यहां पर बात करूंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसका बंटवारा? सीटों का बंटवारा, ठीक है जी, सीटों का बंटवारा। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, इन काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? राज्यसभा। तो यहां पर आप कहेंगे सर, यहां आप कहेंगे कि सर जैसे कि उत्तर प्रदेश से, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? तो यूपी से राज्यसभा में 31 सीटें जाती हैं। अगर मैं बिहार की बात कर लूं कि सर बिहार से राज्यसभा में कितनी? 16 सीटें जाती हैं। एग्जांपल में मैं बात करूं यहां पर पश्चिम बंगाल की, अगर मैं यहां पर पश्चिम बंगाल की बात कर लेता हूं कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में 16 सीटें जाती हैं। मैं बात करूं यहां पर राजस्थान से कि राजस्थान से कितनी सीटें जाती हैं? 10 सीटें जाती हैं। तो ये एक बेटा, ये एक एग्जाम्पल है कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो कौन सी अनुसूची के तहत है? तो अनुसूची 3 के तहत, 4 के तहत, 5 के तहत। तो आप कहेंगे 4 के तहत। एक बच्चा कह रहा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो बेटा अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 में क्या किया? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, ये सब क्या होता है? वो अनुच्छेद 3 में होता है। लेकिन कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो अनुसूची 1 में, ठीक है जी। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये तो मैंने एग्जांपल दिए कुछ स्टेट के कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल ऑफ स्टेट, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्यसभा भी बोलते हैं। राष्ट्रपति को बेटा शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो एक बार फिर से बता दूं, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और उसके संघ राज्यों का वर्णन, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में वेतन है, ठीक है, सैलरी है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है जी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है बच्चे। चलिए यहां तक आपने लिख लिया। अच्छा महाराष्ट्र का भी बता दूं क्या? तो महाराष्ट्र से अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में, तो महाराष्ट्र से जाती हैं 19 सीटें। हालांकि मैं सभी कराऊंगा, जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा ना तो सारी सीट्स मैं आपको याद कराऊंगा। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिए थे, ठीक है। चलिए लिख लिया यहां तक। आगे बात करते हैं बेटा शेड्यूल 5। किसकी बात करेंगे? शेड्यूल 5 की सर अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 5 कहती है कि भैया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज वर लॉस्ट, ठीक है जी। तो आप कहेंगे भैया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हाँ जी, ये बहुत सिंपल सी चीजें। हो सकता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट ना आए, लेकिन ये मानकर चलना कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। समझ गए आप लोग? तो इसमें क्या लिखा है? अनुसूचित जाति, क्या लिखा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है जी, नियंत्रण। कौन सी शेड्यूल है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण है? द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं लिख देता हूं बेटा इसको इंग्लिश में भी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया शेड्यूल कास्ट एंड
ट्राइब्स कास्ट या ट्राइब्स हम कह सकते हैं ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं कि सर जो शेड्यूल ट्राइब्ड होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं कि भैया क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स एरियाज वर लॉस्ट, ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा इसको, वर लॉस्ट। तो ये आप लोग याद रखना कि सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 360 में है, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस में है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 60 में, ठीक है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 148 में है कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे। देखिए आपको मैं एक रामबाण चीज बताऊं, अगर आपको आप माइंड ना करें तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि जिस समय आप जो टॉपिक पढ़ो, जिस समय आप जो टॉपिक पढ़ो, आप उसी समय केवल उस पर फोकस करो। अभी हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां, शेड्यूल, लेकिन आपका फोकस कहां है, कैग पर, प्रधानमंत्री पर, विधायकों पर, है ना। तो अभी जब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, अभी हम उसको नहीं पढ़कर दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं और वो भी नहीं आएगा, तो हम दोनों जगह से गए। तो आपने क्या करना है, पहले ये चीज पढ़नी है, उसके बाद आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक छोटे भाई के नाते मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस चीज को जिस समय पढ़ा जाए उसी में मन लगाओ। कि दिल लगी इस कदर तुझसे मुझे हो गई है वर्दी, दिल लगी मुझे तुझसे इस कदर हो गई है वर्दी, कि तेरी सिवा किसी और की अब चाहत नहीं। चाहत है तुझे जिस्म पर सजाने की, चाहत है तुझे जिस्म पर सजाने की, और अब किसी और की चाहत मुझे रही नहीं। तो इस समय ये चाहत पढ़ो। कैग को बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर 5वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो अनुसूची 5 या शेड्यूल 5 में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर लॉस्ट। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर शेड्यूल 6 क्या कहता है, अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 6 में क्या लिखा है मेरे बच्चे, इसमें लिखा है केवल 4 राज्यों का जिक्र है कि सर अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं जिनके अनुसूचित जनजाति प्रशासन का नियंत्रण व या क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण है। तो आप कहेंगे कि भैया ATMM की अनुसूची 6 में ATMM आता है, ATMM। ए से बनेगा असम, ए से बनेगा असम, टी से बनेगा त्रिपुरा, क्या बनेगा बेटा, टी से त्रिपुरा, और एम से बनेगा मिजोरम, एम से बनेगा मिजोरम, और एम से बनेगा मेघालय, एम से बनेगा मेघालय, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर ATMM का के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यहां पर अनुसूचित जनजाति है, केवल अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या बोलेंगे इसको हम, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है जी, प्रशासन व नियंत्रण, यानी कि फिर से वही चीज, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स वर एरियाज। बस शेड्यूल कास्ट हटाकर हमें क्या लिखना है, तो इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि भैया असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है मेरे लाल, मेरे बच्चों। यहां पर आप क्या कहेंगे सर, अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसे SC ST बोलते हैं, ठीक है जी, SC ST बोलते हैं। लिख रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। अनुसूची 1 में कितने राज्य हैं, 28, कितने यूटीज हैं, 8। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन, सैलरी, पेंशन, ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ, ओथ। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, 4 में। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर लॉस्ट, ठीक है। अनुसूची 6 में क्या है, 4 राज्यों का जिक्र है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिनमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किया गया है, ठीक है क्या, ठीक है बच्चों, यहां पर आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं बेटा अनुसूची 7 की, किसकी, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या कहता है जी, शेड्यूल 7 अनुसूची 7 क्या कहती है। देखिए हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेते हैं इसको शेड्यूल, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको लिख लीजिए। हम लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताएंगे सर, हाँ जी, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है, इसमें मणिपुर नहीं आएगा, केवल 4 राज्य आएंगे मेरे बच्चों, केवल 4, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर यहां पर नहीं आएगा। यही तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़कर कोई भी अनुसूची 6 में नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अनुसूची 7 क्या कहती है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कि सर ये बताइए कि भैया इसमें क्या है कि केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, किसका, शक्तियों का विभाजन,
शक्तियों का विभाजन। ठीक है जी, विभाजन समझ रहे हैं आप लोग, शक्तियों का विभाजन। यहां पर हम लोग बात करेंगे विभाजन, तो आप क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है जी, कि भैया शक्तियों का विभाजन किया जाता है, कि सर शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में 3 सूचियां बनाई गई हैं। कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां, 3 लिस्ट बनाई गई हैं कि सर कौन कौन सी लिस्ट हैं? तो बेटा 3 लिस्ट हैं। एक तो संघ सूची बनी है। क्या है? संघ सूची, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। पूछा जाता है कि सर यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो जो यूनियन लिस्ट है इसमें पहले 97 सब्जेक्ट थे। कितने विषय हुआ करते थे इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें पहले कितने विषय थे? तो इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हो जाएंगे? तो वर्तमान में कितने विषय हैं बेटा? 100 विषय हैं। कि वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? तो 100 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे यहां सर एक राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। कि सर राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट लिस्ट बोला जाता है। इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 61 हैं। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? 61। ठीक है जी, वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो ये कितने सब्जेक्ट हैं बेटा प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में बेटा कितने सब्जेक्ट हैं? 66 की जगह यहां 61 कर लो। कितने कर लो बेटा यहां पर? 61। पहले कितने थे? 66 थे, अभी कितने हैं? 61 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा समवर्ती सूची की। किसकी? समवर्ती सूची। कमेंट करके बताओ कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची जिसे कौन करंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन, क्या बोलेंगे बेटा? कनकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, तो यहां पर आप लिखना कि सर कौन करंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? कौन करंट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे, अभी कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे? तो बेटा इसमें पहले सब्जेक्ट कितने थे? तो आप कहेंगे सर 47। वर्तमान में कितने हैं? 52। वर्तमान में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं मेरे बच्चों? ये चीजें आप लोग लिखना कि सर 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ था? तो 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ था बेटा, 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है बेटा शक्तियों का विभाजन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि राज्य और संघ में, राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची आप कह सकते हैं सर 7 में। 7वीं अनुसूची को कितनी सूचियों में बांटा गया है? तो आप कह सकते हैं सर 3 लिस्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, है ना? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कि सर संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। अभी कितने हैं? 100। अभी कितने? 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे, अभी कितने? 61 है, यानी कि कम हो गए। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, 47 थे, अभी कितने हो गए हैं? अभी हो गए हैं बेटा 52। तो ये जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची कहां से ली है हमने? अभी मैंने कल पढ़ाया था, तो आप कहेंगे सर ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। क्या किसी को यहां पर कोई आपत्ति? क्या किसी को यहां तक कोई समस्या? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। यहां से ये मानकर चलना एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। नहीं लिखा हो तो प्लीज लिख लीजिएगा कि सर अनुसूची 7 को कितनी सूचियों में बांट दिया? 3 सूचियों में। कौन कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट जिसे संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची, कौन करंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। सर संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 100 विषय हैं। पहले 97 थे, अभी 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हैं। और समवर्ती कौन करंट लिस्ट में पहले 47 थे, अभी 52 हैं। ठीक है, चलिए इनको बेटा याद ही करना पड़ेगा। इनमें बेटा अगर समझने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह होती तो मैं बता देता। अब इसमें जो सब्जेक्ट लिखे हैं कि जैसे समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 है, तो ये हैं, ये याद ही करना पड़ेगा। जो डेटा होता है उस डेटा को आप याद ही करेंगे। ठीक है जी, जो डेटा है उसको आप लोग याद ही करेंगे, तभी थोड़ा सा हो पाएगा, अन्यथा तो समस्या थोड़ी सी रहेगी। अब बात करते हैं शेड्यूल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोल रहे हो आप लोग, चलिए मैं लिखता हूं थोड़ा सा बड़ा। शेड्यूल 8 कि सर शेड्यूल 8 क्या है? इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो इसमें भाषा का जिक्र किया गया है। कि सर इसमें भाषाओं का जिक्र था। कि सर जो भाषा है, भाषा, कि सर भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित कौन सी अनुसूची थी? तो आप कहेंगे सर इसमें लैंग्वेज। कि सर लैंग्वेज से संबंधित कौन सी अनुसूची थी? तो आप क्या कहेंगे सर? लैंग्वेज। तो यहां पर आप कह सकते हैं सर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर लैंग्वेजेस का या भाषाओं का जिक्र किसमें किया गया है? तो लैंग्वेज का जिक्र किया गया है बेटा किसमें? अनुसूची 8 में। जब संविधान बना था, जब संविधान बना तो उसमें मात्र 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है जी, कितनी भाषाएं थी? हाँ जी, सूचियों का काम होता है बेटा कि कौन सा विषय, जैसे कि ये है, जैसे कि यहां पर मैं बात करूं रक्षा करना, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर रक्षा, डिफेंस, बैंकिंग, ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं संघ सूची में। इस प्रकार से कितने 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पुलिस है, स्वास्थ्य है, तो ये सब किसमें आते हैं? पुलिस, हेल्थ, ये राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में जैसे वन है, जैसे कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये समवर्ती सूची में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के विषय किसमें है? ये तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए
बात कर रहे थे भाषा, तो हम बात करेंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थीं बेटा? मूल संविधान में कुल भाषाएं थीं बेटा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात होती तो आप कहते सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थी मेरे बच्चे? तो आप कहते सर 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं, 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है जी, कितनी लैंग्वेजेस थी? तो 14 लैंग्वेजेस थी। लेकिन अगर बात करेंगे सर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, वर्तमान या प्रेजेंट की अगर बात कर लें कि सर वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी है हमारे संविधान में, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं मेरे बच्चे? तो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो आप कहेंगे सर 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब बात करते हैं कि सर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। चलिए जल्दी से बताइए कि सर 15वीं भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी जाती है? तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे सर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। तो आप कहेंगे सर यहां पर 15वीं भाषा कौन सी है? 15वीं भाषा है सिंधी। कौन सी भाषा है जी? सिंधी। कि सर सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? सर सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा जाता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 1967 में। कि सर कौन सा? तो आप कहेंगे सर 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन 1967। इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहें तो लिख लें कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहें तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है, द्वारा जोड़ी गई। ठीक है जी, द्वारा जोड़ी जाती है, जोड़ी गई। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं 3 और भाषाएं जोड़ दी गई। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, नमक जोड़ी जाती है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली के रूप में। तो आप कहेंगे सर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन होता है कौन सा मेरे बच्चे? तो आप लोग बताना सर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? नेपाली जोड़ी गई थी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ दी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं, जिन्हें शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? जिसे शॉर्ट में हम नमक बोलते हैं। कि सर नमक कब जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कि सर ये कब किया गया? तो जोड़ी गई। कि सर कब जोड़ी गई थी? तो इनको एड ऑन कब किया गया है? जोड़ी गई, या इनको एड ऑन कब किया गया? तो भैया 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। पूछा जाएगा कि सर 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ दी गई थी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना 16, 17 और 18। ठीक है, नमक लिखने की ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, लेकिन पढ़ेंगे 16, 17, 18। तो टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई? यहां से मत पढ़ना 16 यहां से पढ़ना 16, 17 और 18। तो टोटल 18 भाषाएं हो गई। अच्छा, अगर बेटा ये इतना सिंपल भाषा में आपको समझने में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए समझने वाले फैक्ट होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा थ्योरिकल पढ़ेंगे, वो तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन जो केवल डेटा है, जो केवल ये हमें पता होना चाहिए कि 15वीं भाषा सिंधी है, तो बेटा इसको समझना नहीं है, इसको केवल याद करना कि 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967। केवल ऐसे ही याद करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि सर यहां पर एक भाषा, 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन होता है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। यानी कि बेटा कि यहां पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं कि ये संविधान संशोधन जिस समय किए गए हैं उसी समय आपको पढ़ने पड़ेंगे। कि सर 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। यहां पर 3 भाषाएं जोड़ी गई, यहां पर 4 भाषाएं, जैसे कि बोडो जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मिथाली और संथाली। कौन सी? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अब बेटा कितनी भाषाएं हो गई? अगर आपसे पूछी जाए कि सर कितनी भाषाएं हो गई, तो बेटा 14 तो ऑलरेडी थी, 15वीं सिंधी हो गई, 18वीं, 19, 17वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22। तो टोटल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई जी? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अपशिष्ट विषय पूछना चाह रहे हैं, अपशिष्ट विषय की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं, अपशिष्ट विषय ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जो ना तो समवर्ती सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, उन्हें अपशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है भैया, चलिए लिख लिया कि सर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। अगर पूछ ले कि सर इन्हें लागू कब किया गया है, तब 2004 में, लेकिन जोड़ी कब गई? 2003 में। ठीक है, समझ गए? चलिए
बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कि सर अब कौन सी 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 कि सर शेड्यूल नंबर 9 कब जोड़ी जाती है? तो शेड्यूल नंबर 9 कब जोड़ी गई थी? तो आप क्या बताइएगा? तो आप कहेंगे सर शेड्यूल नंबर 9 कब जोड़ी जाती है? तो यहां पर लिखना सर शेड्यूल नंबर 9 है जिसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। ठीक है, इसको लिखना भैया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 कि सर पहला संविधान संशोधन, इंग्लिश में हिंदी में लिखना प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था ये? तो ये होता है 1951 में। इंग्लिश में लिखना चाहें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित होगी, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। कौन सी शेड्यूल है जिसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था? वो 9वीं अनुसूची थी जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित होगी। किससे? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है जी, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है कि सर 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 8वीं अनुसूची भाषा से। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों में शक्तियों के विभाजन से। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से। सर 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण से। ठीक है जी, लिख रहे हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, आप कुछ गलत सलत पढ़कर आते हैं और फिर कहते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। एक बच्चा कह रहा है कि 1952 में हुआ था। इतनी तेज हम लोग डिजिटल घूसा आपको मारेंगे ना, सही हो जाओगे, सही हो जाओगे। हैं, समझ रहे हो आप? चलिए अब बात करते हैं भैया 10वीं अनुसूची की, शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10 क्या कहता है जी? शेड्यूल 10, अनुसूची 10 क्या कहती है? अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे सर? अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या कहिएगा कि सर अनुसूची 10 कहता है कि दल बदलने पर प्रतिबंध, दल बदलने पर, चेंज, प्रोहिबिशन द चेंजिंग पार्टी। किस पर बेटा? तो आप कहेंगे सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। गयालाल ने अपनी पार्टी बेटा बदल दी। क्या कर दिया? अपनी पार्टी बदल दी। 24 घंटे में 3 बार पार्टियां बदल दी। कितनी बार? 3 बार पार्टियां बदल दी दल बदल पर। तो उनका नाम पहले गयालाल था, फिर वो दूसरी पार्टी में आ गए, वो आयालाल हो गए, फिर वो किसी और पार्टी में चले गए, फिर गयालाल हो गए। तो उनकी मजाक बन गई कि ये तो गयालाल है, ये आयालाल है, अब ये फिर चले गए, ये फिर गयालाल हो गए। तो इसको लेकर संसद में, पार्लियामेंट में कानून बना जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे कि सर दल बदल कानून। क्या बन गया बेटा? तो आप कहेंगे सर दल बदल कानून। ठीक है जी, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? तो हम कहेंगे सर इसको कब जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। कब जोड़ा गया बेटा? तो आप कहेंगे सर इसको कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें दल बदलने पर प्रतिबंध है, दल बदलने पर प्रतिबंध है, दल बदलने पर रोक है। क्या है? दल बदलने पर रोक है। ठीक है जी, तो आप क्या कहेंगे बेटा इसको? तो आप कहेंगे भैया इस पे क्या है? डिफेक्शन वॉज प्रोहिबिटेड, या ऐसे कह सकते हैं तो प्रोहिबिशन द पार्टीज, प्रोहिबिशन द पार्टीज, यानी कि या प्रोहिबिशन द चेंजिंग ऑफ पार्टीज, चेंज द पार्टीज, कि भैया पार्टीज बदलने पर रोक है। यदि कोई अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो वो एक सांसद या एक किसके रूप में नहीं जाएगा। तो आप जैसे मैं विधायक हूं, मैं बीजेपी का विधायक हूं, मैं बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहता हूं, तो मैं कांग्रेस में केवल एक सदस्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल होऊंगा, मैं एक एमपी या एक विधायक के रूप में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, समझ गए बच्चों यहां पर? चलिए, बहुत बढ़िया शुभम रॉय जी, धन्यवाद। तो दल बदलने पर रोक कौन सी अनुसूची में है? तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची में है। अब बात करते हैं मेरे लाल, मेरे शेर, तो आप कहेंगे सर शेड्यूल 11। किसकी बात करेंगे? शेड्यूल 11 की। कि सर अनुसूची 11 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया था? अनुसूची 11 को जोड़ा जाता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। बहुत सारे बच्चे इसे 93 बोलेंगे, जबकि 93 में तो लागू हुआ था। ठीक है, द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब ये किससे संबंधित है? ये पंचायत राज से संबंधित होगा। किससे? पंचायत राज से। किससे संबंधित है? ये पंचायत राज से। तो यहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है जी, किससे? पंचायत राज से। 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट कितने हैं? कि भैया कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, विषय कितने हो जाएंगे? टोटल विषय यहां पर अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है मेरे शेर, तो आप कहेंगे सर 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, पंचायत राज से संबंधित है। किससे? पंचायत राज से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत वगैरह का जिक्र किया गया है। ठीक है, किसका? ग्राम पंचायतों का यहां पर जिक्र है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, समझ गए यहां पर? हाँ जी, भूमि सुधार का मतलब है ऐसी संपत्ति पर राज्य कब्जा कर सकता है जो लोक हित में, जो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए हो। जैसे कहीं से रोड बनाना है, नदी बनानी है, तो अगर कोई मेरा खेत है, मेरे खेत में से रोड निकल रहा है और मैं ये कहकर मना नहीं कर सकता मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा,
क्योंकि बेटा वो लोक हित में है, मुझे मुआवजा मिलेगा, मुझे उस जमीन का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन वो जमीन मुझे देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, लास्ट है शेड्यूल 12, अनुसूची 12। अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया था? अनुसूची 12 को जोड़ा जाता है भैया, कब जोड़ दिया गया था? तो इसे जोड़ा गया था भैया 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ये भी कब हुआ था? 76वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया है। क्या किया गया? जोड़ा गया है। ठीक है जी, ये जोड़ दिया। अब इसमें क्या है? इसमें है बेटा नगरीय प्रशासन। क्या है? नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन की मैं बात कर लूं, नगरीय प्रशासन, या मैं बात कर सकता हूं म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है जी, इसमें क्या लिखा है? तो आप कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है जी, तो यहां पर आप बात कर लेंगे सर, इसमें क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किसमें किया गया है? तो म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया गया है, नगरीय प्रशासन का जिक्र किया गया है अनुच्छेद किसमें? तो आप कहेंगे अनुसूची 12 में। अब यहां पर हम बात करेंगे सर, इसमें कुल सब्जेक्ट कितने शामिल किए गए हैं, इसमें कुल विषय कितने शामिल किए गए हैं? तो इसमें विषय शामिल किए गए हैं मेरे लाल कितने? 18th। कितने? 18th। तो ये थी आपकी अनुसूची। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि अनुसूची 1 में क्या लिखा है। तो अनुसूची 1 में बेटा क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जिक्र, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट एंड 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। अनुसूची 2 में वेतन, पेंशन, सैलरी। अनुसूची 3 में शपथ, ओथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 6 असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में 3 सूचियां बनाकर, संघ, राज्य और समवर्ती, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार है। अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र मैंने बता दिया, लैंग्वेज का जिक्र है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म है। अनुसूची 10 में दल बदलने पर प्रतिबंध है। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको एक कार्यकर्ता के रूप में किसी पार्टी में ज्वाइन करेगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अनुसूची 10 में दल बदल है, अनुसूची 11 में पंचायत राज व्यवस्था है और अनुसूची 12 में नगरीय प्रशासन है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें पढ़ लें। मेरा बर्थडे नहीं है बेटा, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे तो 7 दिसंबर को आता है। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सभी साथी जाते जाते सेशन को बेटा एक बार जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।